Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to IQ Tab. Let's start with the newspaper discussion of 18th of November. Before that, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, you can go to Telegram and search for IQ Tab official. You'll get the PDF there. Let's start with the first news that we have to discuss. It is about कुलभूषण जाधव केस. आपने इस न्यूज़ के बारे में काफ़ी सुना होगा. सिंस अप्रैल 2017 ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है, नेशनली प्लस इंटरनेशनली. हुआ क्या था, इंडिया के ये पर्सन है मिस्टर कुलभूषण जाधव. इनको पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने एस्पियोनेज एंड टेररिज्म के में दोषी पाते हुए डेथ सेंटेंस दे दिया था 2017 में. इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की, जहां पर बिकॉज पाकिस्तान जो है इंडिया को इसके बदले में कॉन्सुलर एक्सेस भी प्रोवाइड नहीं कर रहा था, जो कि वियना कन्वेंशन के अंदर लिखा हुआ है. अभी हम वियना कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट अंडरस्टैंड कि वियना कन्वेंशन एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जिसमें ये बोला जाता है कि किसी भी पर्सन को अगर किसी सेकेंड कंट्री के अंदर अरेस्ट किया जाएगा या फिर उसको डिटेन किया जाएगा, तो उसको प्रॉपर कॉन्सुलर एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा उस पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा. देखिए कॉन्सुलर एक्सेस क्या होता है. कॉन्सुलर एक्सेस इज द एबिलिटी ऑफ अ फॉरेन नेशनल टू हैव एक्सेस टू द कॉन्सुलेट और एम्बेसी ऑफिशियल्स ऑफ देयर ओन कंट्री इन द होस्ट नेशन. जैसे कि मिस्टर जाधव जो है वो पाकिस्तान के अंदर अरेस्टेड है, राइट. तो लेकिन ये ओरिजिनली इंडिया के हैं. तो कॉन्सुलर एक्सेस का मतलब है कि इंडिया का कोई कॉन्सुलेट यानी या फिर कोई एम्बेसी या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमेशा इनके साथ मतलब कांटेक्ट में रहेगा और इनके साथ बातचीत करेगा, प्लस इनको वहाँ से निकालने के लिए और वहाँ से बचाने की पूरी कोशिश करेगा. दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सुलर एक्सेस. लेकिन पाकिस्तान अभी तक इनको मिस्टर जाधव को ये एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर रहा है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब ये न्यूज़ गया था, जब ये केस गया था, तो 2019 में उसने ये एक रूलिंग प्रोवाइड की, रूलिंग दिया कि पाकिस्तान मस्ट अंडरटेक एन इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑफ इट्स कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ मिस्टर जाधव एंड ऑल्सो ग्रांट कॉन्सुलर एक्सेस टू इंडिया विदाउट फर्दर डिले. सो 2019 में ही ये चीज़ बोल दिया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा कि पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी इनको कॉन्सुलर एक्सेस प्रोवाइड करना है. इसके अलावा पाकिस्तान को यह भी बोला गया था टू प्रोवाइड अ प्रॉपर फोरम फॉर अपील अगेंस्ट द सेंटेंस गिवन टू जाधव बाय द मिलिट्री कोर्ट. तो पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने जो भी सेंटेंसेस वगैरह प्रोवाइड किए हैं उसके अगेंस्ट में मिस्टर जाधव के पास एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव और प्रॉपर एक फोरम होना चाहिए जहां पर वो अपील कर सके और अपनी बातों को सामने रख सके. ठीक है. सो ये बैकग्राउंड था केस का. नाउ आप यहाँ पर देखेंगे देयर इज अ स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन. यहाँ पर इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन के लिए बोला गया था वियना कन्वेंशन के द्वारा. इसका मतलब क्या होता है? इट मींस गिविंग कॉन्सुलर एक्सेस एंड हेल्पिंग जाधव इन प्रिपेयरिंग हिज डिफेंस, ताकि वो अपने बचाव में कुछ बता सके, कुछ बोल सके, उनका पक्ष क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं, उसको भी प्रॉपरली सुनना होगा पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट को जिसने इन्हें डेथ सेंटेंस दिया है. इट मीन्स दैट पाकिस्तान हैज टू डिस्क्लोज द चार्जेस एंड द एविडेंस विच इट हैज़ एब्सोल्युटली ओपेक अप टिल नाउ. देखिए अभी तक मिस्टर जाधव के अगेंस्ट पाकिस्तान के पास क्या क्या एविडेंसेस है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब अभी तक उसने रिलीज नहीं किया है. इसके कारण इंडिया को पता ही नहीं है कि केस किसके अगेंस्ट रेडी करना है. तो आईसीजे की रूलिंग के हिसाब से पाकिस्तान को अब ये भी करना होगा कि सारे के सारे चार्जेस को और सारे के सारे एविडेंसेस को जल्दी से जल्दी रिलीज करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा, ताकि इंडिया उसके अगेंस्ट अपना केस बना सके. इसके अलावा पाकिस्तान वुड ऑल्सो हैव टू डिस्क्लोज द सर्कमस्टांसेस इन विच जाधव ने जो कन्फेशन दिया था. देखिए फाइनली आपने अगर वीडियो देखी होगी अराउंड 2 साल पहले जाधव की एक वीडियो आई थी, मिस्टर जाधव की एक वीडियो आई थी. उसके अंदर वो कन्फेस करते हुए माने गए थे कि जी हाँ मैं इंडिया का स्पाई हूँ या फिर, ठीक है. बट एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि वो जो कन्फेशन की वीडियो थी वो उनको टॉर्चर करने के बाद उसको बनवाया गया था. तो वो सर्कमस्टांसेस बोला है कि वो प्रूव करने के लिए, वो डिस्क्लोज करने के लिए सर्कमस्टांसेस को बोला गया है जिसमें वो कन्फेशंस की वीडियो को शूट किया गया था पाकिस्तान के मिलिट्री के द्वारा. इसके अलावा जाधव विल ऑल्सो हैव अ राइट टू डिफेंड विच एवर फोरम और कोर्ट हेयर्स हिज केस. जहां पर भी किसी भी फोरम या किसी भी कोर्ट में जहां पर भी इनका केस जाएगा वहां पर खुद को डिफेंड करने का इनके पास पूरा राइट मिलेगा इनको. ठीक है. ये आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रूलिंग देख सकते हैं. दिस इज जाधव केस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. 2019 में ये केस आया था. अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, द कोर्ट फाइंड्स दैट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान in the matter of detention and trial of an Indian national, that is Mr. Jadhav, has acted in breach, this is important, in breach of the obligations incumbent in under Article 36 of Vienna Convention on Consular Relations. आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखना है. पहली बात तो पाकिस्तान को ब्रीच करते हुए पाया गया था बिकॉज उसने कॉन्सुलर एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया था. और सेकंड, जो कॉन्सुलर एक्सेस होता है इट इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर वियना कन्वेंशन के अंदर जो आर्टिकल 36 है इसके अंदर इसको प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. ओके, लेट्स सी कि वियना कन्वेंशन क्या है. द वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन, इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी. पहली बात तो दैट डिफाइंस कॉन्सुलर रिलेशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स. जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान, दे आर टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इनके बीच का जो रिलेशन है उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करता है. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सुलर क्या होता है. कॉन्सुलर, he is not a diplomat first of all. ठीक है. he is not a diplomat, he is not a member of Indian government. he is a representative of a foreign state. वो इंडिया का representative हो सकता है in a host country. host country यहाँ पे कौन है? पाकिस्तान. and foreign state यहाँ पे इंडिया है.
ठीक है। तो इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि पाकिस्तान के अंदर जाएगा, हु वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्रीमैन। यहाँ पर कौन है? मिस्टर जाधव। जाधव यहाँ पर मिस्टर कंट्रीमैन है। उनके उनके इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान में जाकर इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा जो काम करेगा प्रॉपर्ली। अब देखिए आर्टिकल 36 ऑफ द वियना कन्वेंशन, जिसका पाकिस्तान को ब्रीच करते हुए बोला गया है, इट स्टेट्स दैट फॉरेन नेशनल्स हु आर अरेस्टेड और डिफाइंड और डिटेन्ड इन द होस्ट कंट्री मस्ट बी गिवन नोटिस विदाउट डिले ऑफ देयर राइट टू हैव देयर एम्बेसी और कॉन्सुलेट नोटिफाइड इन ऑफ देयर अरेस्ट। किसी भी पर्सन को अगर किसी सेकंड कंट्री के अंदर या थर्ड कंट्री के अंदर अरेस्ट किया जाता है, तो उनके पास प्रॉपर राइट और प्रॉपर उनके पास ऑप्शंस होने चाहिए, ताकि वो अपनी अपनी होस्ट कंट्री जो उनकी है, यानी कि जैसे इंडिया है, उसको प्रॉपर्ली वो लोग कॉल कर सके, कॉन्टैक्ट कर सकें, अपना फिर प्रॉपर्ली केस वगैरह फाइल कर सकें। इफ द डिटेन फॉरेन नेशनल्स वो रिक्वेस्ट, अगर मिस्टर जाधव अगर रिक्वेस्ट करेंगे, द पुलिस मस्ट फैक्स दैट नोटिस टू द एम्बेसी और कॉन्सुलेट विच कैन देन वेरीफाई द डिटेन पर्सन। उसके बाद इससे वो अगर जैसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया भी था, मिस्टर जाधव ने रिक्वेस्ट किया था, बट पाकिस्तान ने इसको देने से मना कर दिया था। बट वियना कन्वेंशन के अंदर ये प्रॉपर्ली लिखा हुआ है कि जो भी पर्सन जो भी अरेस्टेड है, अगर वो रिक्वेस्ट करेगा तो फैक्स के द्वारा वो कंट्री, होस्ट कंट्री को एक फैक्स भेजेगी जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स वगैरह होंगी। बट पाकिस्तान ने अभी तक हमें कोई भी डिटेल्स नहीं भेजे हैं। इसके अलावा द नोटिस टू द कॉन्सुलेट कैन बी सिंपल एज अ फैक्स गिविंग द पर्सन्स नेम, जिसके अंदर नाम लिखा होगा, द प्लेस ऑफ अरेस्ट, कहाँ पे अरेस्ट किया गया है, एंड इफ पॉसिबल समथिंग अबाउट द रीजन फॉर द अरेस्ट। वहाँ पे रीजन बताना भी उस पर्टिकुलर नोटिस के अंदर बताया जा सकता है। तो नेम, प्लेस ऑफ अरेस्ट और रीजन, ये तीन चीजें हैं जो कि बतानी होती है उसके अंदर। रिसेंटली अपडेट किए हैं आज के न्यूज़पेपर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि एक पाकिस्तान के अंदर एक लॉ को पास किया गया है, एक बिल को पास किया गया है, जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल 2021। इट हैज बीन पास इन पाकिस्तान टू फुलफिल द ऑब्लिगेशंस अंडर द आईसीजे। आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है, ड्यू टू वेरियस अलग अलग रीजंस के कारण पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो 2019 में जो रूलिंग प्रोवाइड की थी, फाइनली उसके बदले का अभी उसने काम करना स्टार्ट किया पाकिस्तान ने, और फाइनली एक बिल पास किया है जो कि उस पर्टिकुलर जजमेंट को रिकंसिडर करने के लिए किया गया है। और ये जो लॉ बनाया गया है, इट विल अलाउ मिस्टर जाधव टू चैलेंज हिज कन्विक्शन इन द हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थ्रू अ रिव्यू प्रोसेस विच वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वर्डिक्ट। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो बोला था कि इसके इनके पास प्रॉपर्ली रिव्यू करने के लिए और खुद को केस फाइल करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म्स देने चाहिए, फाइनली वो चीज़ प्रोवाइड किया गया है। और अब मिस्टर जाधव जो है और इंडिया जो है दोनों साथ में मिलकर फाइल कर सकते हैं केस को, ठीक है, अगेंस्ट दिस थिंग। नो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसने ये रूलिंग दी थी उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन का मेन जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, जस्टिस है। ठीक है, इट वॉज स्टैब्लिश इन 1945। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन भी 1945 में बना था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये भी 1945 में बना था बाय यूएन चार्टर एंड बिगैन वर्किंग इन 1946। 1945 में बनकर 1946 में उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। और इससे पहले एक जो बॉडी थी उसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, उसको उसने रिप्लेस किया था। सो ऑलरेडी परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस यानी कि पीसीआईजे चल रहा था, इसको रिप्लेस करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लाया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसका मेन काम क्या है? इसका मेन एम है टू सेटल द लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज। जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उन सबके बीच में जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि लीगल से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है, उनको ये सॉल्व करता है। एंड गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन टू ऑथराइज यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स एंड स्पेशल एजेंसीज। और यूएन के किसी भी ऑर्गन को कोई भी लीगल अगर एडवाइस चाहिए होगा तो डायरेक्टली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास आ सकता है और डायरेक्टली उससे एडवाइस ले सकता है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो नीदरलैंड्स के अंदर है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज हेग, जो कि नीदरलैंड के अंदर, वहाँ पर एक पीस पैलेस है। उसी पीस पैलेस के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट न्यूज़ था। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड न्यूज़, दैट इज अबाउट सब्ज बुर्ज। नाउ ये एक टूम है, ऑक्टागोनल शेप है इसका। ये न्यू दिल्ली के अंदर जो हुमायूं टूम है ना, उसके जस्ट बगल में है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, मथुरा रोड जब न्यू दिल्ली से मथुरा की तरफ जाते हैं, न्यू दिल्ली से मथुरा, तो रास्ते में एक प्लेस आता है दैट इज जहाँ पर हुमायूं टॉम्ब है, उसके जस्ट बगल में सब्ज बुर्ज नाम का टॉम्ब है यहाँ पे। नाउ अगर मुगल हिस्टोरियंस की आप राइटिंग्स पे बिलीव करोगे तो वो कहते हैं कि जो सब्ज बुर्ज टॉम्ब है, इट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर फहीम खान। फहीम खान नाम का एक पर्सन था जो कि जिसकी डेथ 1626 में एडी में हुई थी, और उसी टाइम इसको टूम को बनाया गया था। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि फहीम खान था कौन। देखिए, अकबर का बेटा था जहांगीर। ठीक है, अकबर के टाइम में देयर वर 9 रत्नास। ठीक है, 9 रत्नास थे जिनको कोर्ट के जेम्स थे, दे वर कॉल्ड एज 9 जेम्स ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर। तो उनमें से एक पर्सन था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान। ही वॉज अ पोएट। ठीक है, अब्दुल रहीम खान, ही वॉज अ पोएट। आपको ध्यान रखना है इस चीज को।
अब्दुल रहीम खान जो कोर्ट अकबर के टाइम में एक 9 रत्नज में से एक थे। अब अकबर के डेथ के बाद जब जहांगीर थ्रोन पे आता है, तो ही ऑल्सो अकॉर्डेड स्टेटस टू अब्दुल रहीम खान, और अब्दुल रहीम खान जो था वो कोर्ट पोएट था जहांगीर के अंदर भी, अकबर के अंदर भी और जहांगीर के अंदर भी। तो अब्दुल रहीम खान का एक पर्सनल असिस्टेंट हुआ करता था, ठीक है। एक पर्सन ही वॉज अटेंडेंट टू अब्दुल रहीम खान, जिसका नाम था फ़हीम खान। तो आप समझ रहे हैं, जहांगीर के कोर्ट के अंदर एक पर्सन काम करता था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम खान का एक अटेंडेंट था जिसका नाम था ये फ़हीम खान, ठीक है। रहीम खान के अंदर काम करता था फ़हीम खान। तो इसी फ़हीम खान के डेथ के टाइम में अब्दुल रहीम खान ने बनवाया था इस पर्टिकुलर टॉम्ब को, सब्ज बुर्ज टॉम्ब को बनवाया था, ऐसा मुगल हिस्टोरियंस कहते हैं। लेकिन बहुत सारे अलग अलग, अगर हम बाकी हिस्टोरियंस की बात करें तो कुछ लोग ये नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं कि 1530s के आसपास, यानी कि उसके डेथ से बहुत पहले ये ऑलरेडी ये बन चुका था। तो हमारे पास ये क्लैरिटी नहीं है, बट लेट्स गो विद दिस वन 1626, बिकॉज ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा इट डज नॉट हैव एनी मार्किंग पोजिशंस टू आइडेंटिफाई दोज हु बरीड अंडर इट। तो कौन इसके अंदर बरीड है, इसका कोई भी मार्किंग या कोई भी पोजीशन या फिर कोई भी नेम वगैरह नहीं लिखा हुआ, या फिर एटलीस्ट हमें नहीं पता है यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बचा जिसके अंदर ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है। तो इसके बारे में पता नहीं चलता है। इसकी अगर आप सीलिंग देखेंगे, यानी छत को देखेंगे, इट इज डबल डोम स्ट्रक्चर के शेप में है, ठीक है। डबल डोम स्ट्रक्चर के शेप में है, एंड इट इज पेंटेड इन प्योर गोल्ड एंड लपीस। लपीस एक बहुत ही रेयर स्टोन होता है, और प्योर गोल्ड यानी कि प्योर सोना और लपीस के उससे बनाया गया है, डबल डोम स्ट्रक्चर छत को बनाया गया है। इट इज थॉट टू बी द अर्लीस्ट सर्वाइविंग पेंटेड सीलिंग फॉर एनी मॉन्यूमेंट इन इंडिया। मुगल से टाइम में जब सीलिंग पेंटिंग शुरू हुई थी, उस टाइम की वन ऑफ द अर्लीस्ट पेंटिंग जो बची हुई है वो है, ठीक है। सीलिंग है, सीलिंग के ऊपर पेंटिंग किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये मानते हैं, दे बिलीव दैट पेंटिंग्स ऑन द सीलिंग दैट हैज फ्लोरल मोटिव्स, फ्लोरल यानी कि फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं, प्रीडेट्स द सिमिलर वर्क दैट वाज सीन इन मिनिएचर पेंटिंग्स ड्यूरिंग द मुगल एरा। तो आप देखेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स और टेक्सटाइल्स अगर आप मुगल का देखेंगे तो वहाँ पर ये बहुत सारे फ्लावर के पैटर्न्स थे, और सेम टाइप के पैटर्न जो है वो मुगल टाइम में देखा जाता है, इस पर्टिकुलर सब्ज बुर्ज में देखा गया है। तो इसलिए माना जाता है कि शायद ये मुगल के टाइम का है, ठीक है। एग्जैक्टली हमें पता नहीं है इसके बारे में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया था, इसका रेनोवेशन स्टार्ट कर दिया था स्ट्रक्चर का, लेकिन 2018 में आगा खान ट्रस्ट नाम की एक बॉडी है, उसने ये पाया कि 16th सेंचुरी की पेंटिंग्स वगैरह इस पर्टिकुलर सीलिंग के अंदर है। तो उसने फिर क्या किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज रिमूव द सीमेंट एंड टाइल्स जो आपने रेनोवेट किया है, ताकि हम उस पर्टिकुलर पेंटिंग को फिर से हम रिस्टोर कर सकें। उसके बाद क्या किया गया था, उस सीमेंट एंड टाइल्स को हटाया गया था, और उसके 1986 से रिस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जो ओरिजिनल लाइन था वो मतलब उसको निकाल के, उसको कवर करके, उसको प्रॉपर्ली संभाल के, और फाइनली बोला गया था कि उसका रिस्टोरेशन का काम जितना भी है 2020 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अगर आप देखेंगे ब्लू टाइल से इसका एक्सटीरियर कवर बनाया गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, एक्सटीरियर कवर जो है इसका ब्लू कलर के टाइल से बनाया गया है। सब्स का मतलब होता है ग्रीन, लेकिन स्टिल इसको ब्लू टाइल से बनाया गया है, इससे ये एक मिसनॉमर है। इस द स्ट्रक्चर इज क्राउंड विद अ ब्लू डोम, देखिए आप देख सकते हैं ब्लू डोम, एंड इट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज नीली छतरी, ठीक है। इसे नीली छतरी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई स्टेटमेंट पूछता है कि नीली छतरी क्या है, तो इट इज सब्ज, ठीक है। तो अगर आप देखिए सब्ज बुर्ज को ही नीली छतरी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ये चीज। नाउ द कंस्ट्रक्शन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर व्हिच कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग वाइड एंड नैरो साइड्स। आप देख सकते हैं एक वाइड है, फिर एक अंदर की तरफ नैरो जाती है, ये देखिए नैरो है, उसके बगल में फिर वाइड होगा, फिर नैरो होगा, ऐसे करके अल्टरनेटिंग वाइड एंड नैरो। एंट्रेंस जो है इट इज वाइडर साइड, एंट्रेंस देखिए एंट्रेंस ऐसा वाला है, वाइडर है, वेल द नैरोड साइड्स आर ऑर्नामेंटेड इन अ पैटर्न ऑफ इंसाइज प्लास्टर पेंट और ग्लास्ड टाइल। अगर आप देखेंगे, देखिए अंदर की तरफ काफी पैटर्न्स वगैरह बने हुए हैं, अंदर की तरफ गेट का स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड ऑल, ये सब बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सब्ज बुर्ज जो है मुगल के टाइम का वो स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया रशिया 2+2 मीट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड 2+2 का मतलब क्या होता है। 2+2 का मतलब होता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है, ठीक है। 2+2 में यानी कि 2 मेंबर्स फ्रॉम इंडिया एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम रशिया। 2 मेंबर कौन कौन से, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर, यहाँ से भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, इसे कहते हैं 2+2 मीटिंग। देखिए इसके अलावा 6 दिसंबर को दिल्ली के अंदर ऑलरेडी व्लादिमीर पुतिन और मिस्टर मोदी की, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की ऑलरेडी मीटिंग होने वाली है। उसके साथ में ही 2+2 मीटिंग होगा, ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही है, और होने वाला है इस बार में, ठीक है। देखिए इंडिया यूएस की मीटिंग भी अभी रिसेंटली नवंबर में होने वाली थी, लेकिन उसको रिस्केड्यूल कर दिया गया है, बिकॉज आपको पता है कि अभी विंटर सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है, इंडिया में विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है। उसके कारण क्या किया गया है, इंडिया यूएस की जो 2+2 मीटिंग थी उसको अभी फिलहाल के लिए रीस्केड्यूल करके नेक्स्ट ईयर जनवरी तक के लिए रीस्केड्यूल कर दिया गया है। अब देखिए इस बात को ध्यान से देखना है कि क्या इंडिया रशिया के साथ ऑलरेडी 2+2 मीट्स करता है। जी नहीं, अभी तक तो नहीं करता था। इंडिया अभी तक 2+2 मीट सिर्फ अपने क्वाड कंट्रीज के साथ करता है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब के साथ करता है, रशिया के साथ अभी तक नहीं करता था। इसलिए रशिया के साथ जो पहला हमारा अभी 2+2 मीट हो रहा है, इट इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया
भी जो है अभी तक इंडिया के साथ कभी भी उसने शो नहीं किया है 2+2 करने के लिए, कोई विलिंगनेस शो नहीं किया है अभी तक। रशिया अभी देखिए जापान के साथ और फ्रांस के साथ करता था, और पहले यूएसए के साथ भी करता था, बट यूएसए के साथ करना उसने छोड़ दिया रिसेंटली। तो जापान और फ्रांस के साथ वो रिसेंटली 2+2 मीट करता है अभी रशिया जी। ठीक है। इसके अलावा द 2+2 इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू लुक फर्दर अफील्ड इन बिल्डिंग इंडियाज टाइज विद सेंट्रल एशिया एंड रशियाज एंगेजमेंट इन द इंडो पैसिफिक। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ है इंडिया है, एक तरफ रशिया है। इंडिया का काफ़ी अच्छा पहुंच है इंडो पैसिफिक एरिया में, इंडो पैसिफिक में, और रशिया का काफ़ी अच्छा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। तो इंडिया अगर रशिया के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स को इंक्रीज करेगा तो वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ डायरेक्टली मिल सकता है, और सिमिलरली रशिया जो है अपने लिंक्स को इंडिया इंडो पैसिफिक एरियाज में लेके जा सकता है। तो इसके बारे में बात की जा रही है कि अगर एक दूसरे के साथ मीटिंग करेंगे तो जो उनके जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ, जिसके साथ उनके अच्छे रिलेशन है, उनके साथ भी उनके रिलेशन ऑटोमेटिकली अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ अग्रीमेंट्स ऑन डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड दे आर एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस, जब भी मिस्टर पुतिन जो भी आने वाले हैं 6 दिसंबर को, तो उसमें काफ़ी अच्छे से मीटिंग्स हो सकती है हमारी। ओके, लेट्स सी नाउ। जो डिफेंस एग्रीमेंट होंगे उन पे सबकी बहुत ज़्यादा वो रहने वाली है, सब सब उसको बहुत प्रॉपर्ली चेक करेंगे, बिकॉज देखिए अभी आपको पता है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो रशिया से इंडिया में आने वाला है, और ऐसा मतलब माना जा रहा है, ऐसा ये एक अंदेशा है कि यूएसए इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स काटसा के एक्ट के अंदर। आपको पता है काटसा एक्ट जो है उसमें क्या होता है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसके अंदर क्या है, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान ऐसे कंट्री के साथ जो भी कोई ट्रेड करता है उस पर यूएसए डायरेक्टली सैंक्शंस लगा सकता है। तो इंडिया और रशिया भी क्या डिफेंस एग्रीमेंट्स करते हैं उस पर वो देखने वाला होगा, बिकॉज ऑलरेडी S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर ऑलरेडी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं। इसके अलावा इंडिया ने सुखोई Su-30 MKI और MiG-29 जेट्स, और इसके अलावा T-90 टैंक्स, इन सब का भी ऑर्डर दे रखा है ऑलरेडी रशिया को, ये सब भी अंडर प्रोग्रेस है, तो इंडिया ये सब भी ले रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि 2018 के बाद इंडिया और रशिया के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। पहले हम 23 बिलियन पर ईयर का ट्रेड किया करते थे, एंड अचानक से वो इंक्रीज होकर $910 बिलियन पे पहुंच चुका है। अब ध्यान से देखिए, 23 से $910 बिलियन, सो दिस इज अ ह्यूज लीप। ठीक है, जिससे रशिया जो है इंडिया का टॉप डिफेंस पार्टनर बन चुका है, यूएसए से भी बड़ा डिफेंस पार्टनर अब रशिया बन चुका है। इसके अलावा रिसेंटली अभी कुछ दिनों में जो इंडिया के पास जो डिफेंस डील्स हो रहे हैं और जो फाइनलाइज होने वाले हैं, दे आर AK-2033 असॉल्ट राइफल्स का, और ग्लास वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का। ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम आपको पता है कि हमारे ऊपर कोई भी अगर अटैक करेगा तो उसको हवा के अंदर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एयर डिफेंस सिस्टम। तो हम ऑलरेडी हमारे पास ये है S-400 है, और अभी हम इग्लास की भी बातें कर रहे हैं विद रशिया। रशिया के साथ हमने प्लानिंग की है कि इग्लास भी हम लेंगे। इंडिया और रशिया का इसके अलावा दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू साइन द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, यानी कि इंडिया के किसी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में किसी को भी अगर जरूरत होगी तो रशिया उसकी हेल्प करेगा, और रशिया को जरूरत होगी तो इंडिया हेल्प करेगा। एंड नेवी टू नेवी कॉर्पोरेशन MOU, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन होगा, जो कि नेवी और इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में साइन किया जाएगा, और वो डायरेक्टली कोऑपरेट करने की कोशिश करेगा एक दूसरे के साथ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। इट इज अबाउट इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप। देखिए, अगर आप मालदीव्स के रिलेशन को फॉलो करेंगे, मालदीव्स के न्यूज़ को फॉलो करेंगे, तो वहाँ पर एक सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है जहाँ पर हैशटैग इंडिया आउट के वो चल रहे हैं। ठीक है, हैशटैग चल रहे हैं जहाँ पे इंडिया आउट की बात चल रही है कि जितने भी इंडिया से रिलेटेड, जो इंडिया काफ़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है, उसको बाहर निकलने को बोला जा रहा है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है दैट इज इब्राहिम मोहम्मद सालेह। ठीक है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंडिया का फर्स्ट पॉलिसी है, मतलब मालदीव्स ने स्टार्ट किया है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, मतलब वो इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। लेकिन उसके कारण क्या हुआ है, काफ़ी लोग जो है इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस जो कि मालदीव्स के अंदर बढ़ रही है धीरे धीरे, उसको काफ़ी अपोज कर रहे हैं। और ओपनिंग ऑफ इंडियन कॉन्सुलेट इन इट्स जो उसका साउथ में एक अटॉल है, अद्दू अटॉल, वहाँ पर एक इंडिया का मिलिट्री प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इंडिया के कॉन्सुलेट भी आए हैं। तो उसके कारण काफ़ी लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, इसलिए उन्होंने हैशटैग इंडिया आउट के नारे लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन मालदीव्स की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स जो हैं वो पूरे के पूरे मालदीव्स में नहीं है, कुछ एक छोटा सा सेक्शन है जहाँ पर ऐसा हो रहा है। और मालदीव्स ने यह भी बोला है कि इंडिया का सपोर्ट इन एरिया सच एज सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, कोस्टल सर्विलियंस, मैरीटाइम रिकॉनेसेंस, वो डायरेक्टली बेनिफिट करता है बहुत सारे मालदीवियन पीपल को। आपको पता है मालदीव्स जो है एक आइलैंड कंट्री है, तो उसको सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो ओशंस का ही है। ओशन के कारण कोई भी इशूज क्रिएट हो सकता है, तो उसके टाइम में इंडिया उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा मालदीव्स ऑल्सो ऑब्जर्व दैट addressing threats of trans-border terrorism, piracy,
नार्को ट्रैफिकिंग, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब मेन काम है जो कि इंडिया और मालदीव्स को साथ में मिलकर करने होंगे। देखिए ये ऐसे मेजर इश्यूज हैं जो जिसको कोई एक कंट्री अचानक से जाकर अपने आप सॉल्व नहीं कर सकती है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज को एक साथ आकर काम करने की जरूरत है। तो यही बोल रहा है मालदीव्स, बोल रहा है कि नहीं हम नहीं इंडिया अकेला ये काम अकेले ही कर सकता है, दोनों को ही साथ में आकर काम करने की जरूरत है। अगर हम मालदीव्स का मैप को देखेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इंडिया, ये श्रीलंका है, श्रीलंका के बगल में दिस पर्टिकुलर आर्कीपेलागो जो आप देख सकते हैं, दिस इज मालदीव्स, ठीक है, ये मालदीव्स का है। अब मालदीव्स की अगर आप बिल्कुल साउथ में देखेंगे, हेयर यू कैन सी अद्दू अटॉल, ठीक है, ये पूरा मालदीव्स है। मालदीव्स के बिल्कुल साउथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर अद्दू अटॉल है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अद्दू अटॉल मालदीव्स के साउथ वाले पार्ट में प्रेजेंट है ऑलरेडी, और इक्वेटर के नीचे है, आप देख सकते हैं इक्वेटर, बाकी पूरा मालदीव्स इक्वेटर के ऊपर है, बट ये वाला पार्ट इक्वेटर के नीचे है। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट आता है कि एंटायर मालदीव्स इज ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इक्वेटर, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर अद्दू अटॉल और चैगोस आर्कीपेलागो दोनों ही इक्वेटर के नीचे हैं, ठीक है, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। यहाँ पर एक रिसेंटली एक नया रैंकिंग इशू हुआ है, दैट इज ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2021 का आया है। इसमें इंडिया की पोजीशन 82nd है आउट ऑफ 194 कंट्रीज। ट्रेस नाम की एक एनजीओ है जो कि इसको निकालता है, इट इज एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ब्राइबरी इंडेक्स को निकालता है हर साल, ठीक है, और वो ग्लोबल लेवल पे जो एंटी ब्राइबरी का कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए उसको सेट करने की कोशिश करता है। इसके अलावा इंडिया की रैंक की बात करें तो 82nd पोजीशन पे इंडिया के अलावा और भी कुछ कंट्रीज जैसे पेरू है, नॉर्थ मैकेडोनिया और वैनुआतू है, ठीक है। तो ये 3 कंट्री ऑलरेडी सिर्फ इंडिया के साथ साथ मतलब प्रेजेंट है ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स पे। बट देखिए अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे तो आपको प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंडिया हैज डन बेटर देन पाकिस्तान, इंडिया हैज डन बेटर देन चाइना, ऐसे। तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और बांग्लादेश चारों से ही बेटर किया है इस बार इंडिया ने अपने ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स में, चारों से ऊपर है। टॉप में तीन जो सबसे ज्यादा ब्राइब मतलब सबसे ज्यादा किन कंट्रीज में ब्राइब का रिस्क है, तो नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला में सबसे ज्यादा रिस्क है, और सबसे कम जो रिस्क है दैट इज इन फिनलैंड, स्वीडन एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। तो जितने आप रैंकिंग में ऊपर हैं इसका मतलब है कि उतना ज़्यादा आपके यहाँ पर रिस्क सबसे वहाँ पर ज़्यादा है, और जितने आप नीचे हैं उसका मतलब है कि उतना रिस्क आप में कम है, ठीक है, ओके। कंट्री की पोजीशन की बात करें तो 2014 से हम लगातार हमारी जो वो है रैंकिंग वो लगातार इंप्रूव हो रही है। 2014 में हम 185 पे थे, 178 पे आए, फिर 88 पे, 86 पे, 78 पे, 77 पे, एंड अभी हम 2021 में 82 पे आए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे 2020 में हम 77 पे थे, तो टेक्निकली हम थोड़ा सा नीचे गिर गए हैं और 82 पे आ गए हैं, बट हम कंपैरेटिवली बेटर करें 2014 के हिसाब से हम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं और काफ़ी हम अच्छे आ गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान 158 पे है, बांग्लादेश 167 पे है, नेपाल 112 पे है, श्रीलंका 92nd पे है, अफगानिस्तान 174th पे है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट मीन्स कि इंडिया को भी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, इंडिया को और ज़्यादा आगे बढ़ के और ज़्यादा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश है। ई गवर्नेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, ताकि जो ब्राइब टेकिंग जितने भी कल्चर है वो सारा का सारा कल्चर ही खत्म हो जाए, ओके। ये हमारा आज का डिस्कशन था। आप ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में इसको रिवाइज कर सकते हैं फटाफट, ठीक है, आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपने किस कंसेप्ट को कितने अच्छे तरीके से समझा है। फर्स्ट इज वियना कन्वेंशन डील्स विद द अक्रॉस टू प्रॉपर कॉन्सुलर एक्सेस टू प्रिजनर्स इन थर्ड कंट्रीज। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। शब्द बुर्ज टॉम्ब हैज बीन मेड बाय जहांगीर। इंडिया विल हेल्ड second 2+2 meet with Russia in December. Next is India has improved its ranking in global bribery index as compared to last year. And last is Adu atoll is in the northern side of Maldives. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में कमेंट बॉक्सेस में इसके आंसर दे सकते हैं। इसके आंसर हम आपको कल के वीडियो में बता देंगे। जैसे कि कल के जो क्वेश्चन थे उसको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज हाइडरपोरा इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश वेयर फर्स्ट वाटर पार्क ऑफ इंडिया हैज बीन ओपन। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। हाइडरपोरा आपको पता है कि श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है, JNK में है, और यहाँ पर अभी रिसेंटली कुछ मिलिटेंट्स को मारा गया है, ठीक है, एनकाउंटर हुआ था यहाँ पे। सेकंड इज NRC इज द पॉपुलेशन रजिस्टर ऑफ असम ओनली। दिस इज वेरी ट्रू। NRC जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये सिर्फ और सिर्फ असम के लिए एप्लीकेबल है। थर्ड इज द्वारे राशन स्कीम विल बेनिफिट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। जी हाँ, ये बिल्कुल सही, आपको याद होगा ये एंटायर पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए, कल हमने इसके बारे में बहुत प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। धाउ इज द ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सिप दैट इज मेड इन इंडिया ओनली। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, सिर्फ इंडिया में नहीं मनाया जाता है। ये कतर में जो भी फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है नेक्स्ट ईयर 2022 का, उसके लिए इसको बनाया गया, लेकिन ये सिर्फ इंडिया में नहीं बनाया जाता है, इसके अलावा और भी बहुत जगहों पर बनाया जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स टू द टेम्पल्स टू प्रॉपर्ली फॉलो द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। कल ही आपने न्यूज़ प्रॉपर्ली देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे रिलीजियस एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज कोंगथोंग विलेज इन मेघालय हैव बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज बेस्ट टूरिज्म विलेज। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है।
पोचमपल्ली नाम की एक प्लेस जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसको डिक्लेयर किया गया है रिसेंटली बेस्ट टूरिज्म विलेज के बारे में। नेक्स्ट इज लीड 2021 इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि गुजरात ने टॉप किया है। सो दैट वाज ऑल फॉर द डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।